अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड रिलेटेड इंटीग्रल इंटीग्रल थ्योरम्स। तो हम पहले पहले स्टार्ट करते हैं द डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट if V is the volume bounded by a closed surface S and a vector function of position with continuous derivatives, then ये हमारे पास थ्री इंटीग्रल्स हैं। क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, हमें वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रल में। तो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल क्या किया है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया है। वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक शेप है और इसमें हमारे पास ये एक छोटा सा एरिया है। तो हम इस छोटे से एरिया को, ये हमारे पास दोनों साइड का एरिया हो गया, तो हमने यहाँ से एक ये थोड़ा सा पार्टीशन लिया और इस पार्टीशन को हमने यहाँ से ऊपर से इसको सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। ये ऊपर वाली सरफेस का एक इंटीग्रल और दूसरी नीचे वाली सरफेस का एक इंटीग्रल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है। और ये जो हमारे पास इंटीग्रल होगा ये बाउंड होगा। बाउंड इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्शन दी गई है, एन डॉट डी एस बराबर होता है डी एस के। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास इसकी, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है। और इसके बाद हम आ जाते हैं स्टोक्स थ्योरम में। स्टोक्स थ्योरम को हम कर्ल थ्योरम भी कहते हैं। Sorry for the mistake. So, curl theorem states that if S is an open two-sided surface bounded by a closed non-intersecting curve C, then if A has continuous derivatives, अगर हमारे पास एक अभी ओपन साइडेड, हमारे पास एक ओपन जो है वो शेप होगी, जिस तरह से हमारे पास ये है एक कोन हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, ओपन शेप में है। और ये हमारे पास जो है सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, ये हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व हो गया। और ए के हमारे पास कंटिन्यूस जो है डेरिवेटिव्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी जगह पर ब्रेक नहीं होता। तो उसके बाद हम इस थ्योरम में इसकी, हम इसको डेल ऑपरेटर से जो है कर्ल जैसे हम प्रूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने कर्ल प्रूव कर रखा है, सॉरी 4 में। तो हम उसके हिसाब से इस ए वेक्टर को इससे ऑपरेट करवाएंगे और उसके बाद ये इसकी डायरेक्शन है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है जो कि डी एस के इक्वल होती है। सेम हमने जो कर्व है उसको हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया है। सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के बाद हम इसको जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम में हमारे पास एक क्लोज रीजन दिया गया है जो कि एक 2D प्लेन में होगा। एक्स और वाई प्लेन में भी हो सकता है, वाई जी में भी हो सकता है, एक्स जी में भी हो सकता है। और ये जो हमारे पास थ्योरम है ये हमारे पास 3D प्लेन के लिए है। तो इसमें हमारे पास जो है एक हमारे पास एक सॉरी शेप है। फॉर एग्जांपल ये हमारी शेप है 2D प्लेन में। तो इसका हमने जो है फाइंड करना है कि इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे होगी। ये तीनों एक थ्योरम है और इस थ्योरम को फाइंड करने के लिए जब अभी हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसमें जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, क्लॉकवाइज होती, तो वो नेगेटिव हो जाती है। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज दिए गए हुए हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि जो ग्रीन्स थ्योरम है वो स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का। और इसके नीचे हमें बताया गया है कि जो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम की। तो ये थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल जो हैं कुछ रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस में हमने रीड आउट कर लेने हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहला पहला क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या करना है, प्रूव ग्रीन्स थ्योरम
in plane C is a closed curve which has property that any straight line parallel to the coordinate axis cut C in at most 2 points. अब हमें ये तो सिंपल एक कर्व दिया गया है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कर्व होते हैं, तो पहले हम इस सिंपल कर्व को सॉल्व करके हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमने इसको 2 लाइंस में कट किया है। हमने अब इसको 2 लाइंस पे कट किया है, तो हमारे पास एक वेक्टर इस तरफ जाएगा यहाँ से और एक वेक्टर इस तरफ आएगा यहाँ से। ये मैंने यहाँ से दूर दूर करके रखा है, लेकिन ये आपस में इतना क्लोज होते हैं कि ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब मैंने इसको इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज से चल रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमने इसके 2 पार्टीशन कर लिए, तो ये यूँ चलेगा, एक इस तरफ चलेगा यूँ, ठीक है, और ये दूसरा जो है वो इस तरफ यूँ चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास ए बी पॉइंट हैं जिसको हमने इंटरसेक्ट करवाया है, और हमारे पास ई और एफ भी हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसको हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, वो मैं आपके नीचे चल के बताऊँगा, वीडियो में बताऊँगा। अभी आप इतना ही ध्यान में रखें। और ये जो है हमारे पास लिमिट्स हैं, ए की जो है लिमिट्स हैं वो शॉर्ट ए में दी गई है, बी की लिमिट शॉर्ट बी में दी गई है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और हमारे पास वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो है एफ और ई हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं। इन पॉइंट्स के जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमें ये पता चला है। तो लेट द इक्वेशंस ऑफ कर्व्स ए ई बी एंड ए एफ बी, हमने ए ई और बी तक एक हमने जो है अलग कर्व बना लिया है, और ए एफ बी तक जो है हमने एक अलग कर्व बना लिया है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा, अब हम पहले इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने से पहले हमने लेट किया है, लेट द इक्वेशंस ऑफ कर्व्स ए एफ बी एंड ए ई बी एंड ए एफ बी बी y इज इक्वल्स टू वाई वन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू वाई टू एक्स रेस्पेक्टिवली। मतलब y इज इक्वल्स टू वाई वन एक्स ए ई बी में होगा, और y इज इक्वल्स टू वाई टू एक्स जो है वो इसमें लिमिट्स पुट करेंगे हम y की, और हमारे पास x की तो लिमिट पता है, हमारे पास a और b है। तो जैसे हम पहला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ y है, तो हम y के साथ इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, x के कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व पहले नहीं करेंगे। तो जब हमारा पहला इंटीग्रल सॉल्व होगा वो होगा इस तरह से। तो हमने dx को बाहर रखा है और इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। हमारे पास जब हमारे पास पार्शियल इंटीग्रेशन होती है, तब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पार्शियल इंटीग्रेशन है f की ओवर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर है, y है, या वाई स्क्वायर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 2x आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट लिया हुआ है, तो उसी y को सेम एज हम अगर यहाँ पर y के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, और x जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा। तो उस x को 0 था हमारे पास, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हमारे पास c वापस आ जाता है, क्योंकि हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को 0 कर देते हैं। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर x को 0 किया था, तो हमारे पास वही x वहाँ पर वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें, हमारे पास हमने ये इंटीग्रेशन जब सॉल्व की, ये इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव के साथ कट हो गई, और हमने m जो हमारे पास है, ये m जो है हमारे पास, ये x के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा और y के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, y और x के साथ आएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ पता है, a और b हैं, ये इस इंटीग्रेशन में काम आएंगी, लेकिन हमने पहले इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। देखिए हमने जहाँ पर y था उस वहाँ पर y1 और y2 x माइनस y2 1 y1
तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको ब्रेक करके रखना है, इस पूरी टर्म को हमने ब्रेक करके रखना है। ये इंटीग्रल इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पहले। तो हमारे पास ये a और b हैं, क्योंकि y1x के साथ थी, ये y1x आ गया हमारे पास। इसके साथ जब हम इंटीग्रेशन रखेंगे तो ये सेम बात यहाँ पर आ गई। और क्योंकि यहाँ पर हमने a और b था हमारे पास, यहाँ पर a और b हमने जब इसकी लिमिट्स चेंज करवाई तो हमारे पास इसके साथ माइनस का साइन आ गया। तो हमारे पास पहले a और b था, तो हमने b और a कर दिया। पहले हम लोअर लिमिट b हो गई और अपर लिमिट a हो गई। बाकी सब हमारे पास सेम ही रहेगा। ये माइनस माइनस हमने जो है कॉमन ले लिया है, जब माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ गई, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ लेट की थी यहाँ पर। किस चीज़ के लिए हमने ये फाइंड करना था कि क्या ये क्लोज सरफेस को, ये वाला जो हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं, क्या इस क्लोज सरफेस पे हमारा अप्लाई होता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमने लेट किया था, क्योंकि हमारा ये अप्लाई हो गया है तो हमने उसको वापस अनलेट कर दिया। ये हमारे पास आ गया है। ये माइनस का साइन था क्योंकि हमारे पास पहले ये था, हम हमारे पास जो फार्मूला है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो माइनस का है, इसीलिए हमने बोथ साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। नीचे चलते हैं, हमारे पास पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ए ई बी किया था और ए एफ बी किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस साइन को मिटा के लेट्स चेंज द कलर टू, ठीक है। तो हमने इस साइन को मिटा के हमने क्या किया है, एफ और ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब हमारे पास जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ई बी एफ और ई ए एफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले हमने एक्स के साथ पैरेलल लाइन लगाई थी जो उसको दो हिस्सों में पार्टीशन कर रही थी, और अब हमने वाई के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन लगाई है जो उसको दो पार्टीशंस में क्रॉस कर रही है। सेम एज हमने जैसे एक्स के साथ लिया था, अब इसको हमने वाई के साथ ले लिया है। ये एक्स का वैल्यू ये ले लिया है, वाई की वैल्यू ये ले ली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पहले हमने ए और बी एक्स की लिमिट्स रखी थी, अब हमारे पास ई और एफ जो है वो वाई की लिमिट्स होंगी। सेम एज हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है। हमने जब इसको ओपन किया और इसकी पार्शियल इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास डी एक्स के विद रेस्पेक्टिव है तो वाई और आ जाएगा, और एक्स एक्स पर हम x1 और x2 की वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ये तो हमारा प्लस का रहेगा। ई ई और एफ एन एक्स टू कॉमा एक्स वाई ये दोनों सेम हैं, ये दोनों। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसकी लिमिट्स जो हैं वो इंटरचेंज कर दी हैं, उनकी जगह चेंज कर दी है। हमारे पास एफ ई था तो हमने सॉरी एफ ई और एफ था पहले, और हमने इसको एफ ई कर दिया है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है माइनस का साइन आएगा। और क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन पहले ही था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और ये हमारे पास जब क्लोज होगा तो हमारे पास इस कंडीशन में आ जाएगा, और ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वैल्यूज़। और हमारे पास एक क्लोज सरफेस का जो है एन आ गया। तो हमने जो है ये इक्वेशन नंबर 2 फाइंड की है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और सॉरी 1 और 2 जो है हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम
अपने इस फार्मूला से देख सकते हैं हमारे पास हमारे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या है, m है, और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई क्या है, वो है n। तो हमने लेट कर लिया कि ये n है और ये हमारे पास m है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया और ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। where C is a closed curve of the region bounded by y is equals to x and y is equals to x square, क्योंकि ये x स्क्वायर की जो है हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पर इसी में हमें दिया गया है y और x की वैल्यू, और ये जो है y is equals to x का हमारे पास लाइन जा रही है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 से 1 तक और 1 से 0 तक। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। तो हम पहले इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रल जो है हमारे पास लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखा है। यहाँ पर पहले हम y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास y है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर y था, y एक्स स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पर y स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 3x पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम ये जिसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास 19/20 आंसर आ जाएगा। और सेम एज हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने लिमिट्स पुट की हैं, पहले y को x रखा है, y यहाँ पर x रखा है, यहाँ पर क्योंकि y स्क्वायर था और x था, x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास सेम एज हमने x की वैल्यू पुट की है, सॉरी y इक्वल्स टू एक्स पुट किया है। ये पुट करने के बाद हमारे पास 3x स्क्वायर आंसर आया है। 3x स्क्वायर के हम जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास होगा 3/3x पावर 3। 3 से कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ था जो हमने सॉल्व नहीं किया, तो इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि अपर इंटीग्रेशन 0 है तो 0/3 इक्वल्स टू 0 माइनस, और 1/3 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास -1 आंसर आ गया। तो ऊपर हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 19/20 -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको जो है m के इक्वल रखा है और इसको हमने y के इक्वल रखा है, n के इक्वल रखा है, सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1/20 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रूफ है जिसमें हमने सेम एज एक कॉम्प्लेक्स लिया है। अब हमने क्या करना है, जब हम इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो इसको क्या कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ एक और दो पार्ट से क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। अब हमने यहाँ से तो कर ली, चलो ठीक है, यहाँ से भी ठीक हो गई, यहाँ से भी ठीक हो गई, लेकिन जब हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 पार्ट से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है हमारे ग्राफ को। तो हमने अपने ग्राफ को इस तरह से बनाना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स को दो जो है साइड्स हैं उनको सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही हो, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हम चाहे यहाँ से करवा लें, चाहे यहाँ से करवा लें, चाहे यहाँ से करवा लें, तो ये सिर्फ दो जो हैं पॉइंट्स को ही टच करेगी। एक ये पॉइंट टच की है और एक ये पॉइंट टच की है, और ये जो पॉइंट है वो अलग हो जाती है क्योंकि ये R2 में आती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इसकी जो है, हमने पहले इसको क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास दो टाइप्स की हमारे पास ग्रीन थ्योरम अप्लाई होंगे, एक R1 और एक R2। जो R1 होगा हमारे पास वो होगा S T फिर U फिर S। ये क्या हो गया हमारे पास, STUS, STUS। ठीक है।
और सेम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस वी टी एस। तो हमने इसको ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद हमने क्या रखा है, एस टी यू एस एस वी टी एस को हम प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फुल रीजन बनाता है। और जो ये बीच वाली लाइन है, क्योंकि इसमें दो वेक्टर एक ही जगह से क्रॉस आउट हो रहे हैं, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा और हमारे पास जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब जो बीच में इंटीग्रल है इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ये हमारे इस ग्राफ को इफेक्ट नहीं करेगा। एस टी को हमने अलग कर लिया और टी यू एस को अलग कर लिया, एस वी को अलग, एस पी टी को अलग कर लिया, टी एस को अलग कर लिया। कैसे? अब देखें, ये एस टी है और ये टी एस है। ये एस टी हमारे पास पहले R1 में आ गया, टी एस हमारे पास R2 में आ गया। जब हम इस एस टी की लिमिट्स को चेंज करेंगे, क्योंकि ये एस से टी की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टी से एस की तरफ मूव करवाएंगे, तो उसकी जो है साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन अगर चेंज कर दें, ये माइनस, और इसको ख़त्म करके हम टी एस लिख दें, तो हमारे पास प्लस का टी एस और माइनस का टी एस कैंसिल हो जाते हैं, टी यू एस प्लस एस पी टी हो जाता है। टी यू एस प्लस एस पी टी हमारे पास आ गया, तो हम देखें तो टी यू एस प्लस एस वी टी हमारे पास होता है टी यू एस वी टी। ये टी यू एस, सॉरी, ये टी यू एस वी, और ये वापस टी पे आ गया। ठीक है। अब हमने क्या किया है, बोथ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमने आपस में ऐड करवा दिया है, R1 प्लस R2। देखें, ये हमने R1 है हमारे पास और ये R2 है। जब हमने इन दोनों को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, R आंसर आ गया। तो ये हमारे पास R आंसर आ गया और हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। अब वेक्टर नोटेशंस को हमने ग्रीन थ्योरम को जो है एक्सप्रेस करना है। क्योंकि हमारे पास ये 2D प्लेन में होता है, तो हम सिर्फ x और y लेंगे, और जब हम एक्स वाई लेते हैं तो उसके साथ जो है i और j आएगा और k की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम a डॉट डी आर के ज़रिए सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे शुरू शुरू में थ्योरम थ्योरम में दिया गया हुआ है। a इजिकल्स टू एम आई प्लस एन जे और r इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस z। क्योंकि z हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे। तो हम जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा और इन दोनों के साथ भी dd आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने इसको ऑपरेट करवाया, आई जे की वैल्यू जो है 1 होगी और k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। हमने डेल ऑपरेटर को का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है ए से, मतलब हम कर्ल फाइंड कर रहे हैं। जब हम कर्ल फाइंड करते हैं किसी भी 2D प्लेन में, ये हमारे पास 2D प्लेन है जिसमें हम कर्ल फाइंड कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बॉक्स है और इसका हम कर्ल फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हमने इसका कर्ल फाइंड करना है कि कर्ल क्या है इसका। तो जब हमारे पास, अब देखें, आई के रिस्पेक्टिव हमने निकाला तो हमारे पास ये आंसर आ गया। डी ओवर डी वाई मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होगा और डी वाई, सॉरी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी आएगा, जो कि माइनस का होगा। और अगर हम जे के हिसाब से लेते हैं तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो है पार्शियल ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होगा और प्लस में आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी। प्लस ये हम जब के विद रेस्पेक्ट टू लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस होके अपना आंसर दे देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा, उसी सिंपली मेथड से होगा। तो इस मेथड से हम जब इसको ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसको के से ऑपरेट करवाएंगे। के से ऑपरेट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे इसमें रोटेशन हो रही है तो इसके जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी, वो क्या किस तरफ होगी, के की तरफ होगी। तो हमने इसको के से ऑपरेट करवा दिया है, सॉरी, इस पूरे को जो हमने के से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इस पूरे को के से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास
आई और जे की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। हमने 0 आई प्लस 0 जे और के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों 0 0 हो जाएंगे और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। और k, क्योंकि k इंटू के हमारे पास 1 हो जाएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो हमने इस पूरे को यहाँ पर लिख दिया है सिंपल करके। जब हमने k के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और ये हमारा जो थ्योरम है वेक्टर प्लेन में सॉल्व हो गया। मेथड 2 करने की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, इसी एक मेथड से हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये इंटरप्रेट फिजिकल द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम 4, जो फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रॉब्लम 4 का किया है उसका हमने यहाँ पर ये प्रूफ दिया है। अब नंबर 6 में हम एवेल्यूएट करेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डी एक्स के साथ होगा वो हम m लिखेंगे, और डी वाई के साथ जो होगा वो हम n लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन के अलोंग ये जो है 2D प्लेन जो है ये कर्ल जो है वर्क कर रहा है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, अलग इंटीग्रेशन लेंगे और इसकी अलग इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमारे पास दोनों की इंटीग्रेशन इक्वल होती है। लेकिन हमारे पास जब अगर क्लोज्ड कर्व होता है तो हमारे पास दोनों की इंटीग्रेशन अगर एक जैसी है तो हमारे पास ये सारा इक्वल 0 के हो जाता। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है तो हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। 0 0 to 2 1 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो हम पहले y की वैल्यू ले लेते हैं 0, और dy की वैल्यू ले लेते हैं 0। जब हमने y और dy की वैल्यू रखी, यहाँ पर y dy है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। जब dy 0 रखें तो ये सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x पावर 4। 10x पावर 4 की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x पावर 5, क्योंकि हमारे पास जो है 4 + 1 5, 5 डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2x पावर 5 आ जाएगा। और x की वैल्यू x पावर 5 हमारे पास 32 होता है, 32 टू द 64। हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है 2, यहाँ पर देखी गई है 2, 2 माइनस 0 होगा क्योंकि 0 0 हो जाता है, और 2 की वैल्यू हमारे पास 32 आ जाएगी यहाँ पर पावर 5 में। सेम एज अब हमने x को 2 रखा है और dx को 0 रखा है। जब हम x को 2 रखेंगे, सॉरी हाँ, तो जहाँ पर हम x को 2 रखेंगे तो वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और dx को 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास dx को 0 रखा है तो ये सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर हमने x को रखा है 2, तो हमारे पास 2 पावर 2 जो है 4 हो जाएगा, और 4 3 दा 12 हो जाएगा, तो हमारे पास -12 वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर का हम जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हम वाई क्यूब आ जाएगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो जब डिवाइड में 3 आ गया तो ये 4 बन जाएगा, 4y पावर 3, और y की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो y 1 क्यूब हमारे पास 1 ही आंसर आता है, -4 आएगा, और 0 का क्यूब 0 ही आता है, 0 × 4 0 -0, तो हमारे पास -4 -0 आएगा, तो 4 ही आंसर आ जाएगा। तो अब हम जो है m और n की वैल्यू रखेंगे अपने फार्मूला में। जब हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, और m - n जो हमारे पास आएगा, m जो है हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया था, n जो विद रिस्पेक्ट टू x लिया था, तो हमने उसकी वैल्यू जब निकाली तो हमारे पास 60 आ गई। ये अनदर मेथड है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। c हमारे पास जो है, show that the area bounded by simply closed curve c is given by 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dy - y dx।
हम इसको m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया है। सॉरी, इसको m ले लेंगे और इसको n ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू x है और विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ x dy माइनस y dx, जब हमने इसको सॉल्व किया, y जो n है, यहाँ पर हमारे पास n आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। तो n की जगह हमने x रख दिया और m की जगह हमने माइनस y रख दिया है। जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास dx डबल इंटीग्रल ऑफ r dx dy आया। अब हमारे पास ये किस तरह आया, ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे, x की इंटीग्रेशन आएगी हमारे पास, सॉरी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x आएगा हमारे पास 1 और माइनस वन का आएगा, माइनस वाई का आएगा -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो हमारे पास 2 आ गया। 2 हमने बाहर रख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये सारा मिला के हमारे पास इक्वल हो जाएगा a के, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय अ सिंपली क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज कर्व था हमारे पास और ये उसका एरिया आ गया। वेयर a इज रिक्वायर्ड एरिया, थस a इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास डिवाइड में चला गया 1/2, और ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x भी है और विद रिस्पेक्ट टू y भी है। थ्योरम 8 भी सेम ही 7 के तरीके से होगा, सिर्फ हमने x की वैल्यू a cos थीटा रखनी है और y की वैल्यू b cos थीटा रखनी है। हमारे पास ये ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हमने फाइंड करना है OA, AB और BO। हमने क्या करना है, डायरेक्टली भी फाइंड करना है और बाय ग्रीन्स थ्योरम भी फाइंड करना है। पहले हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं। O पर हमारे पास जो है y की वैल्यू 0 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है। तो हमने y 0 रख दिया। जब हमने y 0 रख दिया, यहाँ पर 0 हो गया, dy भी 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बच गई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई और इसमें हमने इंटीग्रेशन लेकर इसको पुट कर देना है। जब हमने माइनस कॉस की इंटीग्रेशन ली, माइनस साइन की इंटीग्रेशन ली, तो हमारे पास माइनस कॉस आंसर आता है और माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं π/2 की, तो हमारे पास -1 आंसर आ गया है। सेम एज हमने ए बी के अलोंग करना है, ए बी, तो हमारे पास ए पर जो है x की वैल्यू है π/2 और y पर b पर जो है हमारे पास x की वैल्यू dx की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। हमने ये वैल्यूज पुट की हैं पहले इस इक्वेशन में। साइन x हम सॉरी dx हमारे पास 0 है, तो हमारे पास ये सारी जो है 0 हो जाएगी। cos x dy, cos x हमारे पास अगर x की वैल्यू हम π/2 रखते हैं तो हमारे पास -1 आ जाता है, और ये हमारे पास y माइनस क्योंकि ये सारा 0 हो गया था, और प्लस cos π/2 हमारे पास था -1 के 1 के इक्वल, तो हमने इसको 1 लिख दिया है। और dy जो है हमारे पास, सॉरी, ये साइन x है हमारे पास, ये 1 के इक्वल है, क्योंकि हमने x की वैल्यू π/2 रखी है, प्लस cos x जो है हमारे पास, cos x जो है x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 dy इक्वल्स टू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है। अब हमने ये 2x ओवर पाई जो वैल्यू निकाली है, ये हमने हाइपोटेनस पैथागोरस थ्योरम से निकाली है, क्योंकि हमने हाइपोटेनस की जो है ये साइड फाइंड करनी है। साइड फाइंड करके हमने उसको x की जो है वैल्यू रख देनी है, और सॉरी y की वैल्यू रख देनी है, और dy की इसका इंटीग्रेशन लेके हमने इसको रख देना है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, सॉरी डेरिवेटिव लेना है इसका, और 2 आएगा, और हम जब इसको पुट करेंगे साइन x और cos x के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये लिमिट्स हमारे पास पहले दी गई हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू π/2 है, तो हमने x की वैल्यू रखी। जब हमने x की वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आखिर में हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे,
तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे पास था डायरेक्टली। अब ये हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन थ्योरम करेंगे। जब हमने ग्रीन थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ करना है तो हमने इसको m ले लेना है और इसको x ले लेना है। सेम है, हमने इनके अंदर से ही पहले डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास सेम एज आंसर आ जाएगा।